Dear students, hello and welcome again to one more session of this class, subject accountancy and your class standard 11th. बच्चों लास्ट टाइम भी हमने बात की थी जर्नल पे और जर्नल के टॉपिक के थ्रू ही हम अभी जा रहे हैं. जर्नल का जो रूल है वो थोड़ा सा डिस्कशन में आया है और आज भी हम उस पर बात करेंगे. बट जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस पे वही रूल्स अप्लाई करने हैं. तो इसका मतलब है कि यू हैव टू वर्क ऑन इट. घर में बैठ के आप यू विल स्टडी एंड मोर ट्रांजैक्शंस को आप जर्नलाइज करने की कोशिश करेंगे. जितने भी ट्रांजैक्शंस को आप जर्नलाइज कर देंगे उनकी एंट्रीज बना देंगे. एंट्रीज का मतलब होता है कि इस जर्नल को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक बात है बच्चे. तो जितना वो आप समझ पाएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा. जितना आप उस पे जितना आप उसको लर्न करेंगे, जितना आप उस पे वर्कआउट करेंगे, जितना आप उसका एक्सपीरियंस अपने अंदर लेके चले जाएंगे. और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है कि हर क्लास के बाद ईमेल आईडी मेरा आ जाता है आपके पास. जहां कहीं पे भी आप रुकेंगे, जहां कहीं पे भी आपको दिक्कत लगेगी, तो wherever you feel that you can't work on it, you are getting confused or you need my guidance there, so you can write it and I will be happy to deliver the guidance to you. देखो बेटा, इस जर्नल को हमने क्या कहा था? दैट इट इज अ बुक ऑफ रिकॉर्ड. क्लियर? और किसको रिकॉर्ड करना होता है? ट्रांजैक्शंस को. और ट्रांजैक्शन क्या होता है? ऐसा कोई इवेंट जिसमें पैसे का, फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट हो, आना जाना हो, इन्वॉल्वमेंट हो, स्वैपिंग हो, कुछ भी हो. ठीक है? जिसमें मनी जो है वो ट्रांजैक्ट हो रहा है, आना या जाना, ईदर ऑन स्पॉट और एट द लेटर स्टेज. ये भी है उसमें. जब ये ट्रांजैक्शन होगी तो आपके सामने हमने क्या बताया था कि कैसे लिख के आएगी? द फर्स्ट ट्रांजैक्शन वुड बी, फॉर एग्जाम्पल, ओनर स्टार्टेड बिजनेस. क्लियर? पहले मैं एक्सप्लेन करके लिखूंगा. ओनर स्टार्टेड बिजनेस, या Mr. A as an owner started business by introducing cash. उसने कैश दे दिया. क्लियर? ऑफ ₹10,000. ठीक है? याद रखना है कि इसका थ्रेड कहां से लेना है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से. ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस. जो ही बिजनेस बनती है, बिजनेस की अपनी एक अलग एग्जिस्टेंस होती है और बिजनेस का अपना एक अलग वजूद आ जाता है. क्लियर? सो बिजनेस गेट्स इट्स एग्जिस्टेंस सो फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न. क्लियर? तो बिजनेस का जो अपना एक वजूद आ गया, तो यहां का जो अकाउंटेंट है, जो अकाउंटेंट होगा, हम कंसिडर करते हैं दैट अकाउंटेंट बिलोंग्स टू बिजनेस. प्राइमरीली ही डज नॉट बिलोंग टू द ओनर. क्लियर? तो हमें जो कोई भी ट्रांजैक्शन दी हुई होगी वो हमें किसके पर्सपेक्टिव से दी हुई होगी? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से. और जिस किसी ट्रांजैक्शन की भी हमें रिकॉर्डिंग करनी होगी या उसको जर्नलाइज करना होगा या उसकी एंट्री देनी होगी, वो हमें किसके पर्सपेक्टिव से देनी है? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से. यानी मैं जो ये लिख रहा हूं, ये किसके सामने केस है? ये ओनर के सामने केस नहीं है. दिस इज द केस इन फ्रंट ऑफ अकाउंटेंट. और अकाउंटेंट किसको बिलोंग करता है? बिजनेस को. अकाउंटेंट इज द एम्प्लॉई ऑफ द बिजनेस. क्लियर? सो मिस्टर ए एज एन ओनर हैज स्टार्टेड. ये कौन पढ़ रहा है? ये ओनर नहीं पढ़ रहा है. ये कौन पढ़ रहा है? अकाउंटेंट. जब अकाउंटेंट के सामने ये चीज आई तो अकाउंटेंट ने इसकी जर्नल एंट्री कर देनी है. क्लियर? जब जर्नल एंट्री करनी है तो याद रखना है, क्या पढ़ा था हमने? एज पर द रूल्स ऑफ जर्नल. रूल्स ऑफ जर्नल. देखो बेटा, जो कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, अभी मैंने ट्रांजैक्शन क्या लिखा है? ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. कल जाके मैं ये लिखूंगा, परचेज्ड गुड्स
फिर आगे जाके मैं लिखूंगा परचेज्ड लैंड, आगे जाके मैं लिखूंगा पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, आगे जाके मैं लिखूंगा सोल्ड गुड्स, आगे जाके मैं लिखूंगा पेड सैलरी। और बेटा समझना है कि ये सारे के सारे केसेस जो हैं वो अभी रिकॉर्डिंग करने के लिए बेटा किसके सामने है? दीज आर इन फ्रंट ऑफ द अकाउंटेंट। यानी अकाउंटेंट इज रीडिंग ऑल दीज केसेस and by reading all these cases he have to make or she has to make journal entry. Accountant he or she has to make the journal entry और जब वो journal entry करेगा उसी को कहा जाता है रिकॉर्ड करना। क्लियर? और इसको journal entry क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस बुक के अंदर ये सारी चीजें, जिस बुक के अंदर ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं उसी बुक का नाम क्या है? जर्नल। क्लियर? सो जर्नल एंट्री, तो जब उस बुक का नाम है जर्नल तो उस बुक में जब हम एंट्री करेंगे, एंट्री का मतलब लिखना होता है, तो उसको जर्नल एंट्री कहा जाता है। सो ये सारे के सारे क्या नाम होंगे इनके? ट्रांजैक्शंस। क्लियर? तो इन पे हम बात करते रहेंगे। सोल्ड या परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ए, आप इसको लिख के रख सकते हैं। लिख के रखने के बाद मैं जितनी भी जर्नल एंट्रीज यहां पे कर पाऊंगा तो ठीक बात है, तो बाकी जो रह जाएंगी या बाकी जब भी आप बुक पे रेफर करते चले जाएंगे तो आप हर किसी जर्नल एंट्री को उस पे रूल अप्लाई करने की कोशिश करना। रूल्स ऑफ द जर्नल। और क्यों रूल्स है? रूल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, ऑर्गेनाइजेशन 1 2 3 4 5 जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, अगर अकाउंटेंट्स इधर उधर चले जाते हैं और वो अपने तरीके से चलते हैं तो दूसरे अकाउंटेंट को समझ नहीं आएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। तो जो कोई भी अकाउंटिंग होगी, क्लियर, वो सेम पैटर्न पे चलनी चाहिए। ठीक है? गवर्नमेंट को आगे जाके हिसाब लेना है उनसे ना, टैक्स पर्पसेस के लिए, तो उसके लिए भी रूल्स डिफाइन होने चाहिए कि क्या चीज आपने कैसे लिखनी है। क्लियर? यानी होमोजीनस होना चाहिए। अगर ये हेटेरोजीनस टाइप पे चला गया तो फिर आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या लिखा हुआ है। क्लियर? सो बाय द वे ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? अब देखिए बेटा, रूल्स ऑफ जर्नल में हमने क्या कहा था? जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे आगे चलने दो, 1000 पहुंचने दो, 10,000 पहुंचने दो। कहा गया है कि उन सारे ट्रांजैक्शंस में जो रूल्स होंगे वो आप उनको डिवाइड कर लेंगे, जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्लियर, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू लिखा था हमने। बिजनेस एंटिटी के साथ साथ हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी ने ड्यूअल से क्या मतलब निकाला था कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, हर किसी ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट्स होंगे? 2 एस्पेक्ट्स। देखो बेटा, मैं पहले समझा देता हूं। आप जा रहे हैं रोटी लाने के लिए, पेन लाने के लिए, नोटबुक लाने के लिए। जब भी आप उस शॉपकीपर के पास पहुंचते हैं या बेकर के पास पहुंचते हैं, आप उसको यहां से 50 रुपया देते हैं और वहां से आप कोई चीज ले लेते हैं। लेट इट बी पेन, लेट इट बी नोटबुक, लेट इट बी एनीथिंग, ब्रेड। क्लियर? सो देखो बेटा, फ्लो क्या हो रहा है? 50 रुपीज आर गोइंग आउट एंड पर्टिकुलर आइटम इज कमिंग इन। और शॉपकीपर के लिए भी रिवर्स है कि एक पर्टिकुलर आइटम जा रही है और उसके बदले एक मतलब नोट जो है उसके पास आ रहा है। सो ड्यूअल, ठीक बात है ना, कि अकाउंटिंग के लिहाज से हमें देखना है कि 50 गए और 50 के बदले क्या आया, यानी ₹50 गए, उस 50 रुपीज के बदले क्या आया। इन द सेम मैनर शॉपकीपर भी अपने तरीके पे लिखेगा कि 50 रुपीज अगर आए तो यहां से क्या गया, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द 50 रुपीज। क्लियर? दोनों के लिए कॉज क्या है? 50 रुपीज आउट, कि उसका कॉज क्या है कि 50 रुपए आउट गए और फिर वापस क्या आया वहां से, या उसके लिए कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द 50 रुपीज, कि अगर 50 आया तो यहां से क्या गया। क्लियर? सो ड्यूअलिटी ने, अकाउंटिंग ने इन 2 चीजों का नाम डेबिट एंड क्रेडिट, यानी हर किसी चीज का नाम क्या होगा? डेबिट। देखो बेटा, एसेट,
आपका रिसोर्स है बिजनेस में, जिसकी वजह से आप कमा पा रहे हैं, ठीक है, जिसको आप अपनी बिजनेस में रख पा रहे हैं। इसके भी दो तरीके हैं, इसके भी दो टाइप्स हैं, करंट एंड नॉन करंट एसेट्स। लाइबिलिटीज जो आपके ऑब्लिगेशंस हैं, जो आपको पे करना है। कैपिटल वो अमाउंट है जो ओनर ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। एक्सपेंसेस यानी कि जो आप इनकर करते हैं रेवेन्यू हासिल करने के लिए, और रेवेन्यू क्या है, ये वो अमाउंट है जो आप जनरेट करते हैं, हासिल करते हैं बाय सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? तो देखो बेटा, अब हमें क्या देखना है कि जर्नल कैसे चलेगी। डेबिट और क्रेडिट, हम एसेट के किस चीज को डेबिट लिखेंगे और हम एसेट के किस चीज को क्रेडिट लिखेंगे, लाइबिलिटी के किस चीज को डेबिट, क्रेडिट, कैपिटल को। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी, जैसे लास्ट क्लास में बताया था मैंने, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। क्लियर? इंक्रीज अमाउंट उसने दिया 10,000। यानी जरूरी बात है, ए के जेब से निकले होंगे 10,000, ए के जेब से निकले होंगे 10,000 और अकाउंटेंट के पास, बिजनेस के अकाउंटेंट के पास पहुंचे होंगे 10,000। मैंने क्या कहा कि देयर इज अ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। देखो बेटा, जब ओनर दे रहा है तो ये अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड रखना है। क्या रिकॉर्ड रखना है? नंबर वन रिकॉर्ड इसने ये रखना है कि जी मैंने रिसीव किया 10,000 रुपया। रखेगा या नहीं रखेगा? अगर ये इस रिसीट का रिकॉर्ड नहीं रखेगा, इसका मतलब है कि ये क्लियर फेयर अकाउंटिंग नहीं कर पा रहा है। तो जरूरी बात है, अगर ये कोई चीज रिसीव कर रहा है, अगर ये कोई चीज ले रहा है, तो इस अकाउंटेंट ने उसका तो रिकॉर्ड रखना है। तो नंबर 1 उसने क्या रिकॉर्ड रखना है? दैट आई हैव रिसीव्ड ₹10,000। सेकेंड रिकॉर्ड जो उसने रखना है, हु इज गिवर ऑफ दिस और व्हाई दे हैव कम इन। क्लियर? बेसिकली तो हम यही समझ रहे हैं कि अगर हमें रूल बता रहा है, अब जब मैंने क्या कहा रूल, सो आप इस रूल से नहीं हटेंगे। क्लियर? सो यू वोंट ब्रिंग इन सेकेंड, you won't bring in another rule, you won't bring in your own rule, neither I shall bring my own rule. क्लियर? हाँ, रूल्स तो अमेंड हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, वो आगे की बात देखेंगे कि अगर इसमें कल कोई चीज चेंज हो गया। मगर अभी जो स्टैंडिंग हमारे पास कॉन्सेप्ट है, दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स। व्हाट इज दैट? कि अगर आपने रिसीव किया है 10,000, ये कौन लिख रहा है? अकाउंटेंट, और उसके साथ साथ ये क्यों आए हैं। तो देखो इन चीजों को क्या लिखा जाएगा। दैट यू हैव रिसीव्ड, आपने रिसीव किया है। क्या रिसीव किया? कैश। आ गया एक वाला कौन है? इस कैश का देने वाला ए, हु इज द ओनर। ओनर तो एक ही बात है। क्लियर? यू विल राइट डाउन कि पहला एस्पेक्ट इसका ओनर है एंड सेकंड एस्पेक्ट इस ट्रांजैक्शन में क्या है? कैश। देखो बेटा, ओनर एंड कैश निकाला, इसका मतलब है आई हैव ब्रॉट आउट द 2 एस्पेक्ट्स इन अ ट्रांजैक्शन। क्लियर? सो जो ही मैंने 2 एस्पेक्ट्स ट्रांजैक्शन में निकाल के लाए, अब मुझे इससे फर्दर आगे जाना है। अब फर्दर आगे जाने के लिए मुझे ये वाला चार्ट जो है अप्लाई कर देना है। इससे निकल के मैं इसका जो है जर्नल एंट्री एज पर द कॉन्सेप्ट्स बना सकता हूं। अच्छा, आपने कहे, आप यहां पे ये नहीं कहना कि या समझना नहीं या सोचना नहीं, अगर आपके पास ये सोच है तो मैं इसको ठीक कर देता हूं कि ओनर की ही तो बिजनेस है। जब ओनर खुद चला रहा है बिजनेस, तो हम क्यों लिखें ओनर? पहले क्या लिखा है? नो। आपने ये नहीं समझना है दैट ओनर एंड बिजनेस इज वन। नो, हमने पहले ही रूल बना के रखा है, या पहले ही आपको रूल समझाया गया है दैट दे आर
टू सेपरेट एंटिटीज। ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस, इसीलिए अकाउंटेंट क्या लिख रहा है, ओनर ने मुझे दिया है और मैंने क्या लिया हुआ है, कैश। देखो बेटा, सो फर्स्ट चीज जो है आपके पास, दैट इज आइडेंटिफाई द अकाउंट। आप अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे। अकाउंट का मतलब होता है जो दो एस्पेक्ट्स है, जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्वड है, उन दो अकाउंट्स को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। यहां पे भी आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, यहां पे भी आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हर किसी ट्रांजैक्शन में आप टू एस्पेक्ट्स या टू अकाउंट्स को समझने की कोशिश करेंगे और उनको निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि हम उस पर आगे जाके काम करेंगे। ठीक है बेटा। सेकंड चीज जो इस पे है, आप देखेंगे कि ये किस फैमिली को बिलोंग करते हैं या ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। कैटेगरी का मतलब होता है कैश। क्या कैश एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है। यहां पे भी आपने पूरा ध्यान देना है कि हमने किस चीज को क्या लिख के रखा है। कैश आपका एसेट माना, क्योंकि ये कैश रिसोर्स ये वो अमाउंट है जो ओनर ने हमें दी है, तो ओनर ही तो दे रहा है, सो वी विल राइट इट डाउन दैट इट बिलोंग्स टू अ कैपिटल कैटेगरी। क्लियर? ठीक है बेटा। थर्ड चीज जो आपने देखना है, दैट इज इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है क्या कैपिटल या एसेट आपकी बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि ये वाला जो चार्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ अंदर जाके किस चीज की बात करता है, या तो इंक्रीज की बात करता है या तो डिक्रीज की बात करता है। तो जब चार्ट सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज समझता है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज को ही कन्वर्ट करना है किस में, डेबिट एंड क्रेडिट में, तो आप मानिए ये लेमैन्स लैंग्वेज है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, और ये टेक्निकल लैंग्वेज है, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर? सो देखिए बेटा, इफेक्ट क्या आ रहा है। आप जब मैंने लिखा ओनर स्टार्टेड बिजनेस, ओनर स्टार्टेड बिजनेस का मतलब है कि ये पहली बार ये बिजनेस जो है वो शुरू हो रही है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दिस बिजनेस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, एंड वंस दिस बिजनेस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट मींस प्रीवियसली देयर इज नो अकाउंट स्टैंडिंग इन द बिजनेस। तो इसका मतलब है कि पुराने जो इसके रिकॉर्ड है कुछ भी नहीं है। तो अभी तक इस बिजनेस के पास सारे अकाउंट्स की बैलेंस जो है वो जीरो है इस ट्रांजैक्शन से पहले, क्योंकि जब वो बिजनेस आज शुरू कर रहा है, तो आज की बिजनेस शुरू करने से पहले उसके पास कौन सा अकाउंट होगा, कोई भी नहीं। तो इसका मतलब है कि कैपिटल अकाउंट की भी बैलेंस जीरो है और कैश अकाउंट यानी एसेट अकाउंट की भी बैलेंस क्या है, जीरो। अब आप मुझे बताइए, जब ओनर ने आपको पैसा दे दिया, मैं इधर आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं कि जीरो बैलेंस इसकी भी है, जीरो बैलेंस इसकी भी है। अब आपने रिसीव किए 10,000, तो आपके पास आ गए 10,000। अभी तक ओनर का कोई अकाउंट नहीं था। हम ये भी लिख रहे हैं कि ये पैसा हमें देने वाला कौन है, ओनर, तो ओनर के खाते में भी आ जाएंगे 10,000। इसका मतलब है कि बोथ ऑफ द अकाउंट्स, ये दोनों अकाउंट्स हैव रीच्ड फ्रॉम 0 to 10,000। बात समझ आ रही है? सो इसका मतलब है कि बोथ ऑफ द अकाउंट्स, इससे पहले कैपिटल अकाउंट की भी बैलेंस हमारे, वी हैड अ जीरो बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। इन द सेम मैनर हमारे पास एसेट अकाउंट या उस पर्टिकुलर कैश अकाउंट की भी बैलेंस क्या है, जीरो है, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब यह चीज हो गई, इसके बाद मुझे बताइए इसका इफेक्ट क्या है। इफेक्ट जो हम इफेक्ट पे बात कर रहे थे, 0 to 10,000। जीरो, जब आपके अकाउंट की बैलेंस 0 से 10,000 पहुंचेगी, बताओ आप इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं,
यू आर गेटिंग इंक्रीज्ड। क्लियर। और जब आपके एसेट अकाउंट की बैलेंस 0 to 10,000 जा रही है तो हेयर एज वेल यू आर गेटिंग इंक्रीज्ड। इसमें भी आप क्या हो रहे हैं, इंक्रीज ही तो हो रहे हैं आप यहां पे। सो इन बोथ द अकाउंट्स आर गेटिंग इंक्रीज्ड। देखो बेटा, इफेक्ट कुछ भी होने दो, हो सकता है आपका एक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, एक अकाउंट दूसरा अकाउंट भी इंक्रीज हो रहा है, एक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, नो मैटर। पहला अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, दूसरा अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, या दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, दैट डजंट मैटर। मगर अल्टीमेटली जो है वो आपका रूल जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लियर। अब देखें यहां पे ड्युअलिटी ने क्या कहा था, दो एस्पेक्ट्स होने चाहिए, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट इन अदर मैनर। अगर मैं ये भी समझाऊं कि ड्युअलिटी ने कहा कि एक ही ट्रांजैक्शन का, अगर ड्युअलिटी ने यह समझाया कि एक ही ट्रांजैक्शन का डेबिट एंड क्रेडिट होगा, इन अदर वर्ड्स मैं यह भी मान सकता हूं दैट द डेबिट शुड बी इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट। जब आप जर्नल बनाएंगे, डेबिट अमाउंट शुड बी इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट अमाउंट। यानी अगर इस जर्नल एंट्री में, ये जर्नल एंट्री जो आप बना रहे हैं, क्लियर, दिस वन, अगर हम इस पे फोकस करेंगे जो हम अभी कर रहे हैं, क्लियर, ये वाली जर्नल एंट्री जो हम ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली इसका भी रिजल्ट नीचे क्या आ जाना चाहिए, इसका भी रिजल्ट ये आना चाहिए दैट वन शुड बी डेबिट या वन शुड गेट क्रेडिट। यानी कि इन दो में से एक डेबिट होना चाहिए, इन दो में से एक क्रेडिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ड्युअलिटी ने कहा एक डेबिट एक क्रेडिट होना चाहिए, वंस द ड्युअलिटी इटसेल्फ सेटिस्फाइज द कंडीशन दैट इट स्टेट्स द कंडीशन दैट देयर शुड बी वन डेबिट एंड वन क्रेडिट, तो इसका मतलब है कि एक इन दोनों में से डेबिट होना चाहिए, इन दोनों में से क्रेडिट होना चाहिए। अब इसका मतलब है कि आप इसको टेस्टिंग भी मान सकते हैं अपने लिए। क्या? जब आप बैठे होंगे, इस पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको समझ आ जाना चाहिए कि जब आप घर में जाके इसको रफ वर्क बना रहे हैं, तो जब भी आप जर्नल एंट्री कर रहे होंगे तो उस जर्नल एंट्री में एक डेबिट आना चाहिए या एक क्रेडिट आना चाहिए। क्लियर। और मैंने बताया था कंपाउंड एंट्री, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बताऊंगा आज। कि जब मैंने कहा डेबिट शुड बी इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट, हो सकता है आगे जाके हम दो जर्नल एंट्रीज को मिला के लिखेंगे, तो उसमें दो डेबिट एक क्रेडिट अगर आ जाएगा तो अल्टीमेटली फिर हमारा रूल सेटिस्फाई हो जाना चाहिए अमाउंट के एतबार से। नो मैटर देयर इज वन डेबिट टू क्रेडिट्स, बट एक डेबिट की जो अमाउंट है वो दो क्रेडिट्स के बराबर होनी चाहिए। और अगर एक क्रेडिट है तो दो डेबिट्स है आपके पास। क्लियर। तो उन दो डेबिट्स की अमाउंट एक क्रेडिट के बराबर होनी चाहिए। नो मैटर 3, नो मैटर 4, नो मैटर 2, यहां से 4 डेबिट है, 2 क्रेडिट है, मगर 4 डेबिट्स की अमाउंट जो है वो 2 क्रेडिट्स के बराबर आनी चाहिए। अब देखें, अब जब आपने ये लिखा, इसके बाद आप फोर्थ पॉइंट लिखेंगे कि इसका रूल क्या है। क्लियर। वेनेवर कैपिटल अकाउंट इंक्रीजेज, वेनेवर कैपिटल अकाउंट इंक्रीजेज, कैपिटल अकाउंट इंक्रीजेज, तो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज के लिए आपका रूल क्या है, क्रेडिट। तो यू विल राइट इट डाउन क्रेडिट। क्लियर। यू विल राइट इट डाउन कि ये वाला जो है ये क्रेडिट होना है। हो गया। देन वेनेवर एसेट इंक्रीजेज, वेनेवर एसेट इंक्रीजेज, रूल इज डेबिट। तो देखो बेटा, प्राइमरीली मैंने कहा कि शायद मैं ठीक जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं मैं ठीक? क्योंकि मुझे एक डेबिट और एक क्रेडिट मिला। तो इस लिहाज से आप ड्युअलिटी के लिहाज से आप मान सकते हैं कि मैं बराबर जा रहा हूं ड्युअलिटी के हिसाब से। बाकी ये नहीं होना चाहिए कि आप इसको डेबिट मानेंगे, आप इसको क्रेडिट मानेंगे, फिर आप कहेंगे मैंने डेबिट लिखा क्रेडिट लिखा, डेबिट क्रेडिट बराबर आ गया, मेरा रूल ठीक है। नहीं, प्रिंसिपल भी ठीक होना चाहिए। प्रिंसिपल का मतलब यहां पे ओनर ही क्रेडिट होना है, यहां पे होना है। क्लियर। डेबिट और क्रेडिट का मतलब है कि मैं कैसे जा रहा हूं, सही करने वाला था।
और मैं लिख देता हूं इसको। देखो बेटा, इसका फॉर्मेट जो होता है, द फॉर्मेट इज लाइक दिस। ऊपर लिखा जाता है जर्नल इन द बुक्स ऑफ, यानी किस बिजनेस की आप जर्नल बना रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पे डेट लिखा जाता है, क्लियर। यहां पे पर्टिकुलर्स लिखे जाते हैं, यहां पे लेजर फोलियो लिखा जाता है, पर्टिकुलर्स, डेट, यहां पे डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, क्लियर। तो देखो बेटा, जब हमने ये लिखा, सबसे पहले कन्वेंशन के हिसाब से डेबिट एंट्री लिखी जाती है, डेबिट एंट्री। इन दो में से डेबिट क्या है, दिस वन, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरी लाइन किसकी लिखी जाती है, क्रेडिट की। तो दूसरी लाइन क्रेडिट में आप लिखेंगे थोड़ा सा हटके, पैरा जैसा, टू कैपिटल अकाउंट। टू, इसको टू से शुरू किया जाता है, लास्ट में क्रेडिट हम नहीं लिखते हैं, क्लियर। ये कन्वेंशन है। सो इसके बाद ये ट्रेडिशन है, क्लियर। इसको चेंज भी कराया जा सकता है, मगर अभी आप नहीं करेंगे। सो कैश अकाउंट डेबिट, इसको कैश से मतलब डायरेक्टली नाम से शुरू करेंगे, लास्ट में डेबिट लिखेंगे, इसको लास्ट में क्रेडिट नहीं लिखेंगे। यहां पे हम बुक्स में ऐसे लिखा जाता, आप इसको फॉलो करेंगे। लेजर फोलियो, कि जब आप इस जर्नल को आगे कहां पे भेजेंगे, लेजर में, तो लेजर में किस पेज नंबर पे आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लेजर फोलियो सिंपली मीन्स द पेज नंबर ऑफ द लेजर एट विच दिस जर्नल विल बी पोस्टेड देयर। सो फॉर एग्जांपल यहां पे 10,000 की अमाउंट, 10,000 की अमाउंट। इसके नीचे इसको एक शॉर्ट पैरा लिखा जाता है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर। देखो बेटा, यहां पे आपको साफ नहीं दिखेगा, मैं जब इसको इरेज करके फिर से हम दूसरी जर्नल एंट्री ले लेंगे, उसमें ये इसको नरेशन बताया जाता है। नरेशन का मतलब होता है कि आप शॉर्ट स्टोरी में मुझे बताइए, वन लाइन में, फ्यू वर्ड्स में, वन लाइन में आप मुझे बताइए कि ये जो आपने जर्नल की है, इसका ट्रांजैक्शन क्या था, और इसका ट्रांजैक्शन क्या था, ओनर स्टार्टेड द बिजनेस। बस आप इतना लिख सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय द ओनर, क्लियर। बस सिंपली बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड ऑन स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, जो भी आपको बेटर लगे, बट आपने इन अदर वर्ड्स विद इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द वर्ड्स में इस ट्रांजैक्शन को डिफाइन करना है कि ये ट्रांजैक्शन क्या थी। हो सकता है आपके बाद जब आपने लिख दी, ये सीनियर अकाउंटेंट के पास जाएगी, सीनियर अकाउंटेंट इसको चेक करे कि क्या जर्नल एंट्री ठीक गई है, गलत तो नहीं हुई है, ताकि वो चेक पर्पज के लिए इसको देख सके, ठीक है। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बराबर यही चीजें याद रखे, देखो बेटा, अब मैं इसमें से एक जर्नल एंट्री उठा लेता हूं, परचेज्ड गुड्स। परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स का मतलब क्या होता है। अभी तक हमने पहली एंट्री की, आपके पास है कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट आया था, 10,000, और कैश अकाउंट में आपका कितना है, 10,000। ये जो हमने अभी जर्नल एंट्री बनाई, बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यूटी में लेके जाएंगे। ₹3,000 मैं मान लेता हूं 2 मिनट के लिए। परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स की जर्नल एंट्री को समझने से पहले मैं कुछ और लिख देता हूं। परचेज्ड गुड्स इन कैश फॉर ₹3,000, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी आपको मिल सकता है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ए, भी हो सकता है
समझा और अकाउंटिंग क्या मानती है। बेटा समझा जाता है आप करना है, और जब भी आपने एग्जामिनेशन में या बाकी सारी जगहों पे चीजों को हैंडल करना होगा, आप इसी लिहाज से कर लेंगे। वंस देयर इज मेंशन्ड परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड लैंड, तो परचेज तो बराबर है, परचेज का मतलब होता है खरीदना। यहां पे मैं बता रहा हूं मैंने चीजें खरीदी है, यहां पे मैं बता रहा हूं मैंने लैंड खरीदा है। इसका मतलब है यहां पे मैं जनरल पर्सपेक्टिव में जा रहा हूं, जनरल पर्सपेक्टिव में जा रहा हूं, मैं स्ट्रेट जा रहा हूं कि यार मैंने कोई भी चीज खरीदी है, गुड्स, गुड्स में कोई भी चीज हो सकता है। क्लियर? और यहां पे मैं एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा हूं, दैट व्हाट इज दैट, दैट इज लैंड। यहां पे मैं लैंड की बात कर रहा हूं, तो समझा जाता है, एज्यूम करना है आपने भी। क्लियर? और उस एजम्पशन के थ्रू आपने ये मानना है कि वेनेवर देयर इज अ मेंशन ऑफ गुड्स, वेनेवर देयर इज मेंशन ऑफ गुड्स, तो आपने ये मानना है कि ये वो गुड्स है विच आर परचेज्ड, विच आर परचेज्ड, विच आर परचेज तो है ही, विच आर परचेज्ड विद द इंटेंशन ऑफ सेल, विद द इंटेंशन ऑफ सेल। यानी जब भी लिखा होगा सिंपली परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स जब मैं लिखूंगा तो समझा जाता है, इसको एज्यूम किया जाता है दैट ये वो गुड्स हैं जिनको आपने खरीदा है, मगर किस चीज के लिए, सेल करने के लिए। और जब भी लिखा जाएगा बाय नेम, जब भी लिखा जाएगा बाय नेम, और बाय नेम, बाय नेम, बाय नेम का मतलब होता है विच आर नॉट इंटेंडेड फॉर सेल। सबसे पहले मैं ऐसे ही आपको समझाऊंगा, यानी विच आर इंटेंडेड फॉर सेल, विच आर नॉट इंटेंडेड फॉर सेल। तो जो इंटेंडेड फॉर सेल नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है वी आर परचेजिंग देम एज अ फिक्स्ड एसेट। एसेट क्या है? रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो बहुत टाइम के लिए आपकी बिजनेस में रहने वाले हैं, वो रिसोर्सेज जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके पास रहने वाले हैं, तो वही रिसोर्सेज का नाम क्या होता है? फिक्स्ड। फिक्स्ड, फिक्स्ड भी अगर आप नहीं कहेंगे, इट इज बेटर फॉर यू टू मेंशन देम एज द नॉन करंट एसेट्स। क्लियर? क्योंकि जब भी आप क्लास 12th में जाएंगे, वहां पे आपको करंट वर्सेस नॉन करंट के हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा। तो बेटर है कि आप वही टर्मिनोलॉजी आज से ही अडॉप्ट करके रखेंगे, ताकि जब आप वहां पे पहुंचेंगे, क्योंकि आपका जो फोकस है वो दूर का होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ शॉर्ट टर्म फोकस ऑफ पासिंग द क्लास 11th, नो। सो बेटा ये ठीक बात है। तो देखो इस पे मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करूंगा। क्या थोड़ी सी एक्सरसाइज करूंगा मैं? फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, he has started a business of कोई भी आप बताइए, बुक सेलर। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि हमें ये जो चीजें हैं गुड्स एंड लैंड। अब बुक सेलर जो होगा, इसका काम क्या होगा? परचेज ऑफ बुक्स, सेल ऑफ बुक्स। उसका प्राइमरी यानी कि बेसिक बिजनेस ऑपरेशंस जो है वो उसके यही है, परचेज ऑफ बुक्स एंड सेल ऑफ बुक्स। लेकिन वो परचेज ऑफ बुक्स रहेगा, क्योंकि खरीदेगा बेचेगा। ये को एडिशन करना है दूसरी। क्लियर? बात समझ आ रही है? दूसरी दुकान है, जमीन चाहिए या कुछ चाहिए बनाना, बार बार खरीदे,
by name. AC. Is it? अब दूसरी बात करूं, एक और बिजनेसमैन है, बेचता है, खरीदा दे के, या हम यहाँ पे जनरल की बात, मैं मानता हूं 2 मिनट, फॉर 2 मिनट्स, क्लियर, वेदर द एग्जाम्पल इज प्रैक्टिकेबल और नॉट, मैं मानता हूं इस एसी वाले ने क्या काम किया, इसने अपनी शॉप के लिए कुछ बुक्स खरीदी कि जब तक कस्टमर आ जाएगा हो सकता है वो कोई बुक पढ़े, जब तक वो एसी भी देखे या बुक्स भी अट्रैक्ट, क्लियर, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 मिनट के लिए एग्जाम्पल बना दी। तो जब वो गुड्स परचेज करेगा, बुक्स परचेज करेगा, एसी वाला उनको परचेज्ड गुड्स नहीं लिखेगा, ही विल डायरेक्टली मेंशन बुक्स। क्यों? क्योंकि ये बुक जो है ये उसी के पास रहेंगी, क्लियर, कैटलॉग्स, बाकी कोई चीजें। मुझे मकसद क्या है यहां पे समझाने का, मेरा मकसद ये नहीं है कि टू गो इनटू द डिस्कशन ऑफ द बुक्स एंड दिस, यहां पे मसला है बुक सेलर जब बुक्स खरीदेगा वो लिखेगा परचेज्ड गुड्स, क्यों, विच आर इंटेंडेड फॉर सेल, और जो इंटेंडेड फॉर सेल नहीं है उसका नाम लिखेगा परचेज्ड एसी। अब इसी एग्जांपल को कन्वर्ट इसमें कर दूंगा, तो एसी वाला क्या लिखेगा, एसी वाला जब एसी खरीदेगा उसको लिखेगा गुड्स परचेज्ड विच आर इंटेंडेड फॉर सेल, एंड जब वो उसके बरक्स दूसरी कोई चीज खरीदेगा ही विल मेंशन इट बुक्स, क्लियर। देन यहां पे अगर इसने लैंड खरीदा, सो बोथ ऑफ देम विल मेंशन लैंड, बोथ ऑफ देम विल मेंशन लैंड, बोथ ऑफ देम विल मेंशन लैंड। इसका काम है एसी खरीदना बेचना, और जब ये लैंड खरीदेगा अपने गोडाउन के लिए, वेयर हाउस के लिए, तो तब क्या लिखेगा, बाय नेम, और जब ये दुकान के लिए लैंड खरीदेगा he will mention it by name. So देखो बेटा, यहां पे अब आपने समझ आ जाना चाहिए that purchased goods का मतलब होता है these are the goods which are intended for sale and this can be anything, और यहां पे purchased land का मतलब होगा कि ये वो चीज है जो उसने अभी बेचनी नहीं है, जो उसने अभी बेचनी नहीं है, बल्कि इसने ये चीज अपने बिजनेस के अंदर रखनी है और इसी चीज को आगे जाके इस्तेमाल करना है फर्दर पैसा कमाने के लिए, एंड ही हैज टू यूज दिस थिंग, दिस आइटम एज अ रिसोर्स, एज ए रिसोर्स। और जब भी मैंने कहा कि एज ए रिसोर्स जब ये जाएगा, एज ए रिसोर्स जब ये जाएगा, तो रिसोर्स का मतलब होता है दैट ही विल यूज इट एज एन एसेट, ही विल यूज इट एज एन एसेट, और एसेट में से कौन सा एसेट, यानी नॉन करंट एसेट। फिर नॉन करंट एसेट के अंदर ही एक क्लासिफिकेशन आ जाती है, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज द फिक्स्ड एसेट्स। यहां तक समझ आई बात? जरा बेटा, अब जब हमने गुड्स और लैंड का डिस्कशन किया, सो गुड्स एंड लैंड के डिस्कशन के बाद यू विल कम डाउन टुवर्ड्स परचेज्ड गुड्स। देखो बेटा, यहां पे क्या लिखा हुआ है हमने, परचेज्ड गुड्स रुपीज 3000, 2 मिनट के लिए, परचेज्ड गुड्स रुपीज 3000, purchased goods in cash 3000, purchased goods from A rupees 3000, क्या ये सेम चीजें जा रही हैं, purchased goods from A in cash rupees 3000? क्या मसला है इसका? देखो बेटा, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन का मतलब जिसमें पैसे का आना या जाना इन्वॉल्व है, इधर ऑन स्पॉट और एट द लेटर स्टेज, या तो ऑन स्पॉट या तो लेटर स्टेज पे। देखो बेटा, जब भी परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 3000, इसी को मैं अब रिप्रोड्यूस कर देता हूं यहां पे समझने के लिए। अब गुड्स और लैंड से निकल के हम इस चीज में अब आ रहे हैं। परचेज्ड गुड्स, मैं इसको सिंपली लिख देता हूं, परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 3000, ठीक है। और मैं क्या बता रहा हूं, ट्रांजैक्शन उस चीज का नाम होता है जिसमें पैसे आना या जाना, यानी मूवमेंट
राइट डाउन गुड्स, और जब बेचूंगा तब भी मैं क्या लिखूंगा, गुड्स, यानी खरीदने के टाइम भी गुड्स, बेचने के टाइम भी गुड्स। क्या आपको नहीं लग रहा है कि आगे जाके किसी स्टेज पे हमें कंफ्यूजन आ जाएगा कि मतलब इसकी वैल्यू क्या है कितना है? तो बेटर है कि मैं इस गुड्स अकाउंट को पहले ही डिवाइड करके रखूंगा। खरीदने के टाइम पे मैं इसका एक नाम दूंगा और बेचने के टाइम पे मैं इसका दूसरा नाम दूंगा। खरीदने के टाइम पे मैंने इसका नाम क्या रखा है, परचेजेस अकाउंट, और बेचने के टाइम पे मैं इसका नाम क्या रखूंगा, सेल्स अकाउंट। जब मैंने सेल्स अकाउंट का नाम दिया इसको, तो परचेजेस जब आप खरीद रहे होंगे तो आपके हाथ से पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? तो आप बताएंगे खुद, सर जब मैं कोई भी चीज खरीद रहा हूं तो पैसे जा रहे हैं, सो इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट। और जब आप चीज बेच रहे हैं, जब भी आप चीज बेच रहे हैं, दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू अकाउंट। क्लियर? आपके पास पैसे आ रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं आप, क्या कैश जनरेट कर रहे हैं आप, बाय सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज रेवेन्यू अकाउंट। तो आप लिखेंगे कि सेल्स इज अ रेवेन्यू अकाउंट एंड परचेजेस इज एन एक्सपेंसेस अकाउंट। जरा इसके बेसिस पे आप इसकी जर्नल एंट्री जल्दी निकालिए। परचेज्ड गुड्स इन कैश, तो अभी तक मैंने क्या बताया था, अभी मैं लिख के रखा हूं कि आपके पास जब आपने बिजनेस शुरू की है, कैश आपका कितना है, 10,000, तो आपके पास कैश अवेलेबल है 10,000। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि कैश किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, एसेट। परचेजेस अकाउंट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, एक्सपेंसेस अकाउंट। अभी हम दूसरी जर्नल एंट्री पे है, क्या आपके पास कोई परचेजेस अकाउंट मेंटेन है, नहीं है। जब परचेजेस अकाउंट मेंटेन नहीं है तो परचेजेस अकाउंट की बैलेंस ऑलरेडी क्या है, 0। कैश अकाउंट की ऑलरेडी बैलेंस क्या है, 10,000। जब आप खरीदेंगे, जब आप परचेज कर रहे हैं, वंस यू आर परचेजिंग द गुड्स, कैश तो जा रहा है क्योंकि ट्रांजैक्शन क्या है, कैश वाली ट्रांजैक्शन है। 3,000 की चीजें आपने खरीदी तो 3,000 जाएंगे, आपकी बैलेंस कहां पे पहुंचेंगी, 7,000, और यहां में आपकी बैलेंस जो है वो 3,000 पे आ जाएगी। क्लियर? क्योंकि आपके अभी तक एक्सपेंसेस नहीं थे, परचेजेस अकाउंट नहीं था, अब आपने परचेजेस अकाउंट को जन्म दिया, और जब आपने परचेजेस अकाउंट बनाया तो उसमें बैलेंस क्या आ जाएगी, 3,000। इफेक्ट्स की बात करेंगे, परचेजेस अकाउंट गेट्स इंक्रीज्ड, बट याद रखना दैट कैश अकाउंट गेट्स डिक्रीज्ड। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसकी बैलेंस जो है वो 10,000 से नीचे कहां जा रही है, 7,000 तक। और जब 7,000 तक बैलेंस गई तो खुद बताइए, जो पहले मैंने कहा था दैट एक डेबिट आ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, दोनों इंक्रीज दोनों डिक्रीज कुछ भी हो जाए, मगर अल्टीमेट रूल आपने क्या याद रखना है, दैट द डेबिट एंड क्रेडिट शुड कम इक्वल। अब जरूरी बात है, इनमें से, इन दोनों में से एक डेबिट आना चाहिए रूल के हिसाब से और एक क्रेडिट आना चाहिए। वेनेवर एक्सपेंसेस इंक्रीज, वेनेवर एक्सपेंसेस इंक्रीज, रूल इज डेबिट। एंड वेनेवर कैश डिक्रीजेस, वेनेवर कैश यानी एसेट है डिक्रीजेस, रूल इज क्रेडिट। तो बच्चों कि आपने इसमें से एक डेबिट एंड एक क्रेडिट निकाल के दिया, तो जब आप जर्नल एंट्री इसकी लिखेंगे, पहले आप कौन सा लिखेंगे, डेबिट वाला। सो यू विल राइट इट डाउन, परचेज पे बेटा करके जो कुछ भी आपने पूछना होगा आप उस पे मुझे पूछ सकते हैं। तो खुदा हाफिज।